रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 हमें यहाँ पे क्या बताता है? सेक्शन नंबर 6(1) एक इंडिविजुअल विल बी सेट टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर अगर वो सेटिस्फाई करता है एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या वो कंडीशंस होंगी? अगर ही हैज़ बिन इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, ये 182 डेज और मोर वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, वेल एंड गुड, दैट पर्सन वुड बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो दूसरी कंडीशन देखो। कौन सी कंडीशन देखोगे? क्या ही हैज़ बिन इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 365 डेज और मोर, और साथ ही साथ हैज़ बिन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ रेसिडेंट। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ही विल बी अ नॉन रेसिडेंट। इज इट क्लियर? और जो स्टे होता है वो कंटिन्यूअस होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, एक्सेप्शंस। ये जो कंडीशन ये 182 डेज और मोर है, वो वाली कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई हो रही तो दूसरी कंडीशंस देखो। ये नॉर्मल प्रोविजन है, लेकिन 3 लोगों के लिए आप सिर्फ ये 182 डेज वाला कंडीशन ही दोगे, इनको भाव नहीं दोगे। 182 डेज और मोर है इंडिया में तो रेसिडेंट, वरना नॉन रेसिडेंट। कौन से वो 3 लोग हैं? इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजन है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, 182 डेज और मोर वाली कंडीशन ही एप्लीकेबल होगी। चेक करो, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, डन। पर्सन living for purpose of employment outside India plus that person is an Indian citizen, तो सीधा 182 डेज और मोर वाली कंडीशन आप देख लोगे। लेकिन दूसरी चीज़, आप एक और चीज़ यहाँ पे देखोगे, अगर वो बंदा इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो बाहर इंडिया है लेकिन सिर्फ विजिट के लिए इंडिया आता है ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तो उस केस में भी आप देखोगे 182 डेज और मोर। पिछले साल 182 डेज से ऊपर है तो रेसिडेंट, नहीं है तो नॉन रेसिडेंट। क्लियर? लेकिन अगर ऐसे इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात कर रहे हैं जिनकी ना इंडियन टोटल इनकम 15 लाख से एक्सीड कर रही है, 15 लाख से एक्सीड कर रही है, तो वो रेसिडेंट तभी माने जाएंगे। ये एक तो कंडीशन बेसिक चेक करते ही है 182 डेज और मोर, लेकिन वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो अगर उनकी टोटल इनकम इज एक्सीडिंग 15 लाख तो ये एक और कंडीशन आप देखोगे कि 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर रहा है, साथ ही साथ एटलीस्ट 120 डेज भी रहा है ना इन द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में ही वुड बी अ रेसिडेंट, अदरवाइज ही वुड बी अ नॉन रेसिडेंट इन केस इज टोटल इनकम इज एक्सीडिंग 15 लाख। एक्सीड नहीं कर रहा है 15 लाख और 182 डेज और मोर वाला कंडीशन सेटिस्फाई भी नहीं हो रहा है तो ही वुड बी अ नॉन रेसिडेंट। आई होप दैट इज अगेन क्लियर। जब हम सिटीजन ऑफ इंडिया और मेंबर ऑफ क्रू शिप की बात करें तो आप फॉलोइंग पीरियड इंक्लूड नहीं करोगे जो आपके कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में डेट्स मेंशन होते हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 इंडियन सिटीजन है, ग्रेट, और क्रू ऑफ इंडियन शिप है, ठीक है, तो वहाँ पे कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में ज्वाइनिंग की डेट दे रखी है, साइनिंग ऑफ की डेट दे रखी है, तो उस केस में आप रेसिडेंशियल स्टेटस उस इंडियन क्रू मेंबर का कैसे निकालोगे? ये सब कचरा है, फॉर प्रीसिंग दीज डिटेल्स आर नॉट इवन रिक्वायर्ड। तो आप देखोगे कंटिन्यूस डिस्चार्ज में 16 जुलाई टू 19 जैन आपका कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का ज्वाइनिंग और साइनिंग ऑफ डेट से जो आप कैलकुलेट करोगे इट विल कम अराउंड टू 180 डेज। तो आप क्रू मेंबरशिप के केस में रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालोगे कि पीरियड ऑफ स्टे जो टोटल 366 डेज होते हैं माइनस दोज कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का पीरियड, मतलब उसका स्टे इन इंडिया वॉज 178 डेज, ऐसे आप कैलकुलेट करोगे। फिर नीचे प्रोविजन लिख लो कि ये एक इंडियन सिटीजन है, क्रू ऑफ इंडियन शिप है, रेसिडेंट तभी होगा जब वो 182 डेज और मोर रह रहा है, एलिजिबल वॉयाज करके कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो ये पीरियड जो आपके यहाँ पे कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो एक्सक्लूड कर दोगे, जिसकी वजह से 178 डेज जो आते हैं जो लेस देन 182 डेज है, तो ही इज़ अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। इज इट क्लियर? क्रू मेंबरशिप का आप कैसे कैलकुलेट करोगे? डीम्ड रेसिडेंट, मैंने ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कोई भी इंडियन सिटीजन है, आप क्या देखोगे? 182 डेज और मोर वाला कंडीशन देखो जो कम्स टू विजिट इन इंडिया होता है, लेकिन कोई भी इंडियन सिटीजन है जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर आ रहा है तो ही वुड बी डीम्ड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया इन दैट previous year if he is not liable to pay tax in any other country. If he is not liable to pay tax in any other country और उसकी इंडियन इनकम is exceeding 15 लाख then he will be a deemed resident in India, RNOR होगा। Is it clear?
अभी वो रेसिडेंट है कि नहीं वो हमने देख लिया, वो कंडीशन देख लिया। अभी ROR है या RNOR है वो कैसे आप देखोगे, उसके लिए आप ROR कब होगा, अगर वो रेसिडेंट है इन इंडिया फॉर 2 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर प्लस वो स्टे इन इंडिया है एटलीस्ट 730 डेज ड्यूरिंग 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। और वो RNOR कब होगा, जब वो एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इंडिविजुअल एज वेल एज HUF। वो NR है 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, या फिर वो 7 previous years में बिन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 729 डेज और लेस, या फिर वो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जिसकी टोटल इनकम एक्सीड तो कर रही है 15 लाख, लेकिन उसकी स्टे इन इंडिया ना 120 डेज और मोर है बट लेस देन 182 डेज है, तो वो RNOR माना जाएगा ड्यूरिंग दैट प्रीवियस। इंडियन सिटीजन जो डीम टू बी रेसिडेंट इन इंडिया है, इफ़ दैट पर्सन इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स एनीवेयर, तो वो सीधा उसको आप RNOR बता दोगे। इलस्ट्रेशन 2 की बात करते हैं। क्रिस गेल एक क्रिकेट प्लेयर है, इंडिया आता है पिछले 10 साल के लिए 102 डेज एवरी ईयर। रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है। रेसिडेंशियल स्टेटस पहला क्या, 182 डेज और मोर, वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दूसरा कंडीशन देखो, 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में 365 डेज और मोर है प्लस 60 डेज इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जो सेटिस्फाई होता है ही इज़ अ रेसिडेंट इन इंडिया। अब ROR है या RNOR है, कैसे आप चेक करोगे, अगर वो आप ROR है या RNOR है, तो RNOR में आप क्या देखते हो, और 9 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस, वो NR होना चाहिए। डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, छोड़ दो। तो नीचे यहाँ पे लिखा है ना, an individual not being an Indian citizen would not be an RNOR if he satisfies any of the following condition. If such individual has been an NR in India in 9 out of 10 previous year preceding blah blah and ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर इन इंडिया ऑफ 729 डेज और लोस, क्योंकि ये सेकेंड वाली कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है, ही इज़ अ नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। फिर सेकेंड सब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, आपको बोला है कि आप बताओ अगर वो इंडियन सिटीज़न, ये क्रिस गेल तो इंडियन सिटीज़न नहीं है, अगर वो बंदा इंडियन सिटीज़न होता तब आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का आंसर क्या होता। तो अगर वो इंडियन सिटीज़न होता ना, तो हम क्या देखते, इंडियन सिटीज़न होता और विजिट टू इंडिया आ रहा है, तो उसको हम 182 डेज और मोर वाली कंडीशन देके सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ही वुड बी ट्रीटेड एज अ नॉन रेसिडेंट, he would be treated as a non-resident irrespective of his total income since his stay in India in the current financial year is less than 120 days, is less than 120 days। और थर्ड में क्या बोला है कि अगर ये थर्ड वाला क्या है, क्या आपका आंसर चेंज होगा अगर वो इंडिया में 120 डेज के लिए आता है इंस्टेड ऑफ 10 डेज, अगर उसकी इनकम 15 लाख से एक्सीड कर रही है और इंडिया में 120 डेज रहा है एंड 480 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ही वुड बी अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। अगर उसकी टोटल इनकम एक्सीड ही नहीं कर रही है 15 लाख, तो वो NR ही होगा सिंस स्टे इन इंडिया इज लेस देन 182 डेज। यहाँ पे इस केस में इंडियन सिटीजन विजिट टू इंडिया है, 182 डेज वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है बिकॉज ही वॉज ओनली फॉर 102 डेज। तो आप सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड कंडीशन में आपका क्या है, 365 डेज प्लस 120 डेज वाला, तो 365 डेज तो ही इज़ अग्रीइंग बट 120 डेज वाला ही इज़ नॉट अग्रीइंग, तो दैट इज़ वाई उन्होंने बोला है कि वो एक NR माना जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल।